हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों जल्दी से लाइव क्लास के लिए जुड़ जाएं। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और कोई प्रकार की अगर दिक्कत है ना, वॉइस में कोई क्वालिटी में दिक्कत हो, वीडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत हो, जल्दी से जितने बच्चे जुड़े हैं वो कमेंट कर सकते हैं। जल्दी से कोई ना कोई बच्चा जल्दी कमेंट करके बताइए वीडियो क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी में कोई दिक्कत हो। चलिए, तो बच्चों इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2024 गणित का सेट नंबर 3 और कोड संख्या या मॉडल नंबर जो भी आप कहना चाहें तो HX है। खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न के हमने पिछले वीडियो में काफी क्वेश्चन कवर कर लिए थे। 22वें के अंगहा नंबर तक के हमने कवर कर लिए थे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो के अंतर्गत, इस क्लास के अंतर्गत हम 22वें का 4 नंबर से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22वें का 4। सभी बच्चे अपना अपना अनसॉल्व्ड, और ठीक है, अग्रवाल का हो या जो भी हो, कोशिश करें अग्रवाल का हो तो अग्रवाल का अनसॉल्व्ड है, और 2024 का सेट नंबर 3, गणित का सेट नंबर 3 और कोड संख्या है HX या मॉडल नंबर जो भी आप समझें। ठीक है, तो खंड बा का वर्णनात्मक प्रश्न का 22वें का 4 सभी बच्चे अनसॉल्व्ड लेकर के जल्दी से जल्दी बैठ जाइए। कॉपी पेन भी आपको रखना है बगल में, जो भी क्वेश्चन में दिक्कत है ना, उनको नोट कर लें। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि सभी बच्चे सभी क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, क्योंकि नोट भी करते चलेंगे, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल नजदीक है। तो बिल्कुल मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ना है, बहुत ही अच्छा हमें रिजल्ट बनाना है। चलिए, तो वीडियो को शुरू करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। जल्दी से देखें जरा कितने बच्चे जुड़े हैं। आशीष कुमार आईडी से आ रहा है, नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते बेटा, सभी बच्चे सभी को नमस्ते है। जी, कई बच्चे अभी गुड आफ्टरनून कह रहे हैं कि गुड आफ्टरनून सर जी, तो बेटा गुड इवनिंग कहिएगा। ठीक है, 8 के बाद गुड नाइट, और यहाँ 5 बजे से 8 बजे तक गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम भावना समझ रहे हैं आप लोगों की। ठीक है, नमस्ते बेटा, अरे बिल्कुल अपनी हिंदुस्तानी भाषा में नमस्ते करिए। चलिए देखें जरा कितने बच्चे जुड़े हैं। अभी 4 बच्चे केवल जुड़े हैं, जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर देखिए। प्रश्न संख्या है 22 का 4 नंबर का प्रश्न। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, पहले क्लास में जल्दी से जुड़ जाइए लाइव क्लास के लिए। चलिए 11 बच्चे आ गए हैं, देख लिया है। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 22वें का 4 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 22 में का चा, थोड़ा सा इंक डालनी पड़ रही है। चलिए फिर देख लेते हैं इस सवाल के बाद। तो बेटा क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों माध्यक मतलब माध्यिका ज्ञात करना है। तो इसमें क्षैतिज रूप में सारणी बनी है वर्गांतराल और बारंबारता को लेकर के। तो बच्चों अपन क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें सारणी जो बनाएंगे ऊर्ध्वाधर बना लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा क्या, वर्ग अंतराल, ठीक। यहां पर लिख लीजिएगा बारंबारता, इसको F से प्रदर्शित कर लेते हैं, और यहां पर हो जाएगा संचयी बारंबारता। इसको हम कहेंगे CF, ठीक है, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस प्रकार से सारणी बच्चों बना लेंगे, ठीक है। चलिए अब वर्गांतराल क्या दिया है देखिएगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है, और 50 से 60। इनकी बारंबारता क्रमशः दी है 5, 8, 20, 15, 7 और 5, ठीक है। अब हम बच्चों क्या करेंगे, अब हम संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। तो यहां पर बच्चों 5 पहली बारंबारता और संचयी बारंबारता समान होती है। अब इसमें इस प्रकार से त्रियक रूप में इनको जोड़ते जाएंगे। तो 5 + 8 कितना हो जाएगा, 13, और 13 + 20 हो जाएगा कितना, 33 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से 33 + 15 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और 48 + 7 ये कितना हो जाएगा, तो ये 55 हो जाएगा, और 55 + 5 ये कितना, 60। तो लास्ट संचयी बारंबारता, ठीक है। और एक बार जल्दी से इनको क्या करना है, एक बार दोबारा अर्थात रीचेक कर लेना है। 5, 8, 5, 13, ठीक है, 13, 20, ठीक है। कभी कभी कैलकुलेशन में जल्दबाजी में हमसे और आपसे भी मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ 13 और 20 कितना, 33 हो जाएगा, 33 और 15 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 33 और 15 48, 48 और 7 55, 55 5 60। इसका मतलब यहां पर लिख देंगे योग, और यहां पर हो जाएगा n बराबर, इसको भी जोड़ लेते हैं क्योंकि सभी बारंबारताओं का जो योगफल होता है वो लास्ट बारंबारता के समान होता है। तो यहां पर 8, 5, 13 है ना, 13 और 5 18, 7 25 5 कितना हो जाएगा, 30 हासिल 3, और 3 और 3 ये हो गए कितना, 6। तो आप देख सकते हैं यहां से। तो इस प्रकार से ये सारणी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो यहां पर n बराबर है 60, तो n/2 कितना आएगा, तो ये आएगा 60/2, तो 30। तो हमें ये देखना कि 30वां पद कहां पर होगा। तो 30वां पद बच्चों यहां पर होगा 13 और 33 के बीच। तो हम इस बारंबारता का प्रयोग करेंगे, यहां पर f लेंगे, और उसके एक जस्ट पहले की संचयी बारंबारता ली जाती है, अर्थात 13 को लेंगे, और जो आपने बारंबारता मुख्य रूप से ली है उसके सामने वाला जो वर्गांतराल है वो लिया जाता है। तो यहां पर L1 और L2 ये हो जाएंगे आपके क्या, तो L1 बराबर हो जाएगा निम्न सीमा 20, और L2 हो जाएगा आपका क्या, उच्च सीमा यानी कि 30। तो H बराबर होता है क्या, L2 - L1, यानी कि हो जाएगा 30 - 20 बराबर 10। तो ये बच्चों H का मान हो जाएगा, ठीक। इसके बाद F का मान दिया है कितना, कितना निकलेगा, F का मान 20 लिया जाएगा, और CF का मान लिया जाएगा बच्चों इसमें 13। अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए अब फॉर्मूला क्या होता है, तो माध्यक यानी माध्यिका, तो माध्यक बराबर होता है बच्चों, ठीक है, L1 यानी L भी इसको लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा
L1 यानी निम्न सीमा क्योंकि लिखी जाती है तो L1 भी लिख सकते हैं और L भी लिख सकते हैं, प्लस यहां पर हो जाएगा N/2 माइनस का हो जाएगा CF बटे हो जाएगा बच्चों यहां पर F, चलिए और बड़ा कोष्टक लगाएंगे, इनटू हो जाएगा H का गुणा चाहे दाएं या बाएं कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है, ये दाहिने साइड से कर दिया है। तो यहां L1 का मान है, L1 का मान है कितना 20, L1 का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस यहां पर N/2 का मान कितना है 30 है, तो 30 माइनस CF कितना है 13 है, और बटे F कितना है बच्चों 20 है, और H का मान कितना है बच्चों 10, ठीक है, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, तो 20 प्लस यहां 13 में से सॉरी 30 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा 17, और यहां पर आ जाएगा कितना बटे 2। अब हम क्या करेंगे बच्चों, या तो लासा लेकर के 2 का लासा लेकर के इसको परमेय रूप में सॉल्व कर लेंगे, या फिर हम 17 में 2 का भाग करेंगे तो आपका आएगा 8.5, ठीक है, कर लीजिएगा और इनको जोड़ देंगे तो 20 वाट कितना हो जाएगा 28.5, तो ये माध्यक आपका आएगा 28.5, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। और कोई ना कोई बच्चा वॉइस क्वालिटी, ठीक है, आवाज में कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो या फिर वीडियो क्वालिटी में अर्थात देखने में कोई दिक्कत है तो तुरंत कमेंट करें, देखते हैं सभी बच्चे नोट करते जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में निश्चित आना है, 100 में 100% आप समझिएगा, बिल्कुल आना ही आना है। ठीक है, तो चलिए नोट कर लिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। तो 22 क्वेश्चन के ये सभी खंड जो है निपट गए हैं, सॉल्व हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे 23वें क्वेश्चन पर चलेंगे, तो जल्दी से रीड कर लीजिए, सभी बच्चे बिल्कुल एक्टिव रहेंगे, ठीक है, सभी बच्चे एक्टिव रहिए। हाँ, तुरंत जो है सवाल जैसे ही फिनिश हो जाए तो सभी को एक्टिव रहना है, बिजी रहना है, ठीक, पहले उनको स्वयं 1-2 बार रीड करिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 में पर आते हैं। तो प्रश्न संख्या 23, तो बच्चों 23वें का देखते हैं, पहले संकेत क्या दिया है, निर्देश क्या है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। तो बच्चों इसमें यह नहीं कहा गया है कि किस विधि का प्रयोग करना है, ठीक है, तो यहां पर हमें समीकरण युग्म को, तो बच्चों ये भी इस टाइप का क्वेश्चन है कि आपको समीकरण हल करने से संबंधित आपको आना ही आना है, ठीक है, निश्चित आना है। इसलिए सभी बच्चे समीकरण को प्रतिस्थापन, विलोपन, बज्रगुणन जो भी विधियां हैं सभी विधियों से सीख लेंगे। तो देखेंगे 23वें का पहला पार्ट है ये, ठीक है, 23वें का हम इसको पार्ट नंबर फर्स्ट भी इसको कह सकते हैं। बच्चों ध्यान रखें, हालांकि हमें अथवा में दिया है तो 2 में से 1 करना है, लेकिन चूंकि हम तैयारी कर रहे हैं इसलिए हमें दोनों पार्टों को अर्थात जो भी है अथवा का हो चाहे जो भी हो सभी पार्टों को कवर करना है। तो 23वें का पहला पार्ट है यहां पर, ठीक है, तो समीकरण क्या है 3x - 5y - 4 = 0, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर इस प्रकार से ये दिया है, ध्यान दीजिएगा ये आपका। चलिए एक काम कर लेते हैं बच्चों, आप चाहें तो इसको पक्षांतर कर लें या फिर ऐसे ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं पक्षांतर कर लेता हूं, ठीक है, तो = 4 हो जाएगा। अब आपको दूसरा जो समीकरण दिया हुआ है वो है आपका 9x = 2y और प्लस का 7, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, y वाले स्टेप को पक्षांतर में ले चलेंगे तो माइनस का हो जाएगा =7, समीकरण नंबर बच्चों हो जाएगा दूसरा। अब हम चूंकि विलोपन विधि याद रखिएगा,
याद रखिएगा हम विलोपन विधि से कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान के लिए आप लिख सकते हैं विलोपन विधि, ठीक। पेपर में नहीं लिखना है आपको, आप उसको विधि नहीं आपको लिखना है कि हम इस विधि से सॉल्व कर रहे हैं, केवल अभी तैयारी करते समय हमें ध्यान रखने के लिए कि हम किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप लिखना हो तो लिख सकते हैं, ठीक है। विलोपन विधि, तो यहां पर देखेंगे तो विलोपन विधि में क्या होता है, एक चर पद को खत्म करना पड़ता है, निरस्त करना पड़ता है, समाप्त करना पड़ता है, यानी विलोपन यानी विलुप्त करना है, इसलिए उसका नाम है विलोपन। लेकिन उसकी कुछ शर्तें होती हैं, तो शर्त यह है कि जिस चर पद को आप खत्म करना चाहते हैं, ठीक है, उसके गुणांक समान हो और चिन्ह में वो विपरीत हो। तो ये सब करने के लिए हम देखते हैं तो कौन आसान काम रहेगा। तो बच्चों पहले हम x वाले पद को देखते हैं स्टेप को, ठीक है। तो x में यहां 3 है, यहां गुणांक 9 है, यहां पर 3 है गुणांक, यहां पर 9 है, तो 3 और 9 का लासा 9 आएगा, ठीक। तो 9 लाने के लिए हमें मात्र समीकरण 1 में गुणा करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, वो भी कितने का, 3 का, तो 3 3 का 9 हो जाएगा। और अगर हम इसको y वाले स्टेप को समान करना चाहते हैं तो यहाँ 5 है, यहाँ 2, 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा बच्चों। तो 10 लाने के लिए हमें यहाँ पर 2 का करेंगे, यहाँ पर 5 का। तो हमें समझना सब कुछ है, क्योंकि हम कोई भी इसमें एक को बराबर कर सकते हैं। तो देखते हैं, तो इसमें दोनों में गुणा करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, एक जो है सरल कार्य करने के लिए, कम काम करने के लिए पहले में गुणा कर रहे हैं। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में कितने का, 3 का गुणा करने पर, 3 का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो यहां हो जाएगा 9x और यहां पर हो जाएगा कितना, 3 5 15y और यहां 4 तिहाई 12। समीकरण नंबर, चलिए इसको तीसरा मान लेते हैं, तो ये पहले का प्रतिरूप बन जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हाँ, तो इसका ये दूसरा रूप बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे और तीसरे को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने इन्हीं के गुणांक समान किए हैं। तो आप देख रहे हैं 9x 9x समान है, इसका मतलब अब गुणांक तो समान है लेकिन दोनों धन के हैं, यानी प्लस में है दोनों। तो एक को ऋणात्मक करने के लिए घटाने की प्रक्रिया की जाती है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण या तो 2 से 3 को घटा दीजिए या 3 से 2 को घटा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से समीकरण नंबर 3 को घटाने पर, ध्यान रखिए 3 को घटाने पर, चलिए तो समीकरण 2 से घटाना है तो जिससे घटाना है उसको ऊपर रख लेते हैं और जिसको घटाना है उसको नीचे कर लेंगे बच्चों। अब घटाने में क्या है, जिसको घटा रहे उसके चिन्ह को परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं। तो जो धन का है वो ऋण में हो जाएगा, जो ऋण में है वो धन का हो जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं चिन्हों को बदल दिया है। 9x से अब 9x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां पर 15y में से 2y गए तो बचेंगे 13y और यहां पर 12 ऋण का है और धन का क्या है, धन का क्या है बच्चों, यहां पर 7 है। तो 12 में से 7 गई 5, लेकिन ऋण क्या देखें तो ऋण का यहां बचेगा। तो y बराबर माइनस का 5/13। चलिए पहले इसको चेक कर लेंगे y का मान सही आया कि नहीं, आप लोग कैलकुलेट करेंगे। जब y का मान अगर आ जाएगा तो फिर तो अगला आ ही जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे 5/13 माइनस में आ रहा, ठीक है। चलिए एक बार हम देखते हैं इसको, क्योंकि आंसर में जो उसमें दिया वो धन का दिया, तो हम इसको रीचेक करें जरा। समीकरणों के एक बार सभी बच्चे मिलाएंगे। 3x - 5y - 4 बराबर 0 है ना। 9x बराबर, चलिए 3x - 5y बराबर 4 कर लिया था। यहां पर देखेंगे 9x बराबर 2y, बिल्कुल +7, सब कुछ सही है। 9x - 2y बराबर 7 है ना, तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। हमें क्वेश्चन को सही मानना है बच्चों, आंसर को नहीं, क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन अगर गलत है तो फिर तो गलत ही हो जाएगा, इसलिए क्योंकि अनसॉल्व है तो कभी कभी मिस प्रिंट हो जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए मिलाकर भी चलना है, ठीक है, समझ के चलना है। अगर आंसर मैच नहीं कर रहा तो हम क्वेश्चन को भी चेक करें और उत्तर माला जो दी गई है, ठीक है, आंसर शीट, उसको भी चेक करेंगे, ठीक है। अगर अपना कॉन्सेप्ट सही है, क्वेश्चन सही है, तो हमें उसको लेकर के चलना है, इसलिए ध्यान से। तो यहां पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3, इसमें 3 का गुणा किया तो 3 3 का 9x, यहां पर कितना हो जाएगा माइनस का 15y, यहां पर 3 चौको 12 हो जाएगा बच्चों। अब समीकरण 2 में 2 से समीकरण नंबर 3 को हमने घटाया, तो हमने क्या किया, दूसरे को यहां पर नोट कर लिया है और तीसरे को यहां पर कर लिया नीचे, ठीक है, बिल्कुल।
तो कितना हो जाएगा, यहां से कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर आपका आ जाएगा कितना, 13y ही तो बचेगा, और यहां पर माइनस का 12 है चूंकि, बिल्कुल, तो यहां -5, बिल्कुल आंसर, अब बिल्कुल मिस्टेक है इसमें। अब हम क्या करेंगे, y का मान, ध्यान देंगे बच्चों, एक बार आप मिला लेंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे, क्योंकि y का मान समीकरण नंबर, चलिए 1 में रख दें, 1 में रखने पर याद रखिए, अगर हम देखिए लॉन्ग क्वेश्चन ये जो आपके हैं ये लॉन्ग होते हैं और बड़े अंकों के होते हैं, ज्यादा अंकों के होते हैं, इसलिए हमें बहुत आसानी से उसको, आसानी से नहीं, उसको आसान नहीं समझना है, ठीक है, और बहुत ही जल्दबाजी में नहीं करना है, इसलिए क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो एक बार उसको चेक जरूर करेंगे, ठीक है, हल करने के बाद चेक जरूर करेंगे। तो यहां समीकरण नंबर 1 में देखेंगे, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, 3x माइनस 5 गुणे वाई। अब y का मान बच्चों क्या है, यहां माइनस का 5 बटे कितना है, 13 हो गया, चलिए, तो बराबर कितना है, 4, तो 3x बराबर, यहां माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 25 बटे 13 बराबर हो जाएगा 4। अब हम अचर संख्या को उस तरफ ले जाएंगे अचर के साथ में, तो 4 माइनस 25 बटे कितना, 13, तो 3x बराबर, अब यहां पर लासा लेंगे तो 13 आएगा बच्चों, अब यहां 1 का भाग 13 में तो 13 ही बार जाएगा, तो 13 चुको 52 माइनस 25, तो यहां 3x बराबर, अब 52 से 25 घटा लीजिएगा, तो कितना, यहां से 7 और 2 यानी 27 बचेगा बच्चों, 27 बटे कितना, 13। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 27 बटे 13 और 3 और आ जाएगा यहां भाग में, तो 3 नमा 27, तो x का मान आएगा 9 बटे 13, कितना आएगा, चलिए अब हम दूसरा जो मान है उसको देख लेते हैं, जो उत्तर दिया है, तो ये बिल्कुल सही है। तो बच्चों सभी बच्चे अपने अपने अनसॉल्व्ड में जो आंसर शीट दी गई है उसमें y का मान जो धनात्मक दिया है वो मिस्टेक है, उसको माइनस का 5 बटे 13 कर लें, और मैं फिर भी कहूंगा कि हमसे भी गलती हो सकती है या धोखा हो सकता है चिन्हों में कोई भी, ठीक है, तो आप लोग उसको रीचेक जरूर कर लेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से ये जो मान आए बच्चों, तो इनको इकट्ठा लिख दिया जाता था, x बराबर 9 बटे 13 और y बराबर हो जाएगा माइनस का 5 बटे 13, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएंगे, ठीक। चलिए जल्दी से कमेंट करके जरूर बताएं सवाल समझ में आ रहे हैं, ठीक, और जिनने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो खुद भी करें और अपने मित्र लोगों से भी करवाएं, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लें, चलिए अब इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं बच्चों, आई होप सबने नोट कर लिया होगा। चलिए बच्चों, तो इसका 23वें का जो अथवा वाला पार्ट है, अर्थात हम कहेंगे पार्ट नंबर 2, ठीक है, तो इसको हम अब कवर करेंगे जो अथवा के रूप में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, 2 अंकों की एक संख्या एवं इनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें 2 अंकों की संख्या प्राप्त करना है। तो बच्चों यहां पर हमें इकाई और दहाई 2 अंक मानने होते हैं, तो हम चाहे किसी भी अंक को कुछ भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए हम ले लेते हैं, तो बच्चों माना, पहले चलिए इकाई का अंक मान लेते हैं, इकाई का अंक माना, इकाई का अंक बराबर x, और यहां पर ले लेते हैं तथा दहाई का अंक बराबर हो जाएगा y। इसलिए 2 अंकों की संख्या जो बनेगी, तो बच्चों फॉर्मूला होता है 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। याद रखिए, अगर जिन बच्चों को फॉर्मूला याद ना हो तो 2 अंकों से बनने वाली जो संख्या बनाने का फॉर्मूला होता है, तो 10 गुणे
दहाई का अंक, ठीक है, और प्लस इकाई का अंक, अर्थात हम ये यूं कहेंगे कि 1 गुणे इकाई का अंक, ठीक कह सकते हैं ना। तो 1 गुणे इकाई का अंक मतलब इकाई का अंक, तो यहां पर हो जाएगा 10 गुणे, चलिए दहाई का अंक हमने माना है y, जो मानेंगे बच्चों वही, अगर हम दहाई का अंक मानते x तो यहाँ x रख देते, और इकाई का मानते y तो यहाँ, ठीक है। हालांकि हमने इकाई का अंक x माना तो x यहाँ आएगा और दहाई का यहाँ, तो इस प्रकार से जो संख्या बनेगी वो 10y प्लस x। तो बच्चों ये जो शुरू में संख्या, जो अंक जहां माने जाते हैं और उसको लेकर जो संख्या बनती है, तो इसको हम प्राथमिक संख्या या मूल संख्या कहेंगे बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं, तो चूंकि वो कह रहा, आगे कह रहा अंकों को उलटने पर, क्योंकि ये 2 अंकों को लेकर बनने वाली संख्या। अब वो क्वेश्चन ये कह रहा है आगे, उसी में शर्त दे रहा है कि इसके अंकों को उलटने पर, तो अंकों को उलटने पर बनी संख्या, अंकों को उलटने पर बनी संख्या बच्चों, तो देखिए, तो बनी संख्या क्या हो जाएगी, तो यहां पर ध्यान देना है कि जो दहाई का अंक है उसके स्थान पर इकाई का अंक आ जाएगा, और जहां पर, ठीक है, इकाई का अंक है उसके स्थान पर दहाई का अंक, तो हम यूं डायरेक्ट यहां से पलट देते हैं बच्चों। ध्यान रखिएगा, ये अंक आपस में क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित, ठीक है, परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, तो इसलिए 10x प्लस y बन जाएगी बच्चों। आपको यहां से भी समझना, यहां से भी, ठीक है, इनकी वजह से यहां पर ये आपस में परिवर्तन हो जाएगा। तो अंकों को उलटने पर बनी संख्या 10x प्लस y। अब हम देखेंगे पहली शर्त के मुताबिक क्या कहा है बच्चों, तो यहां पर उसने कहा है फर्स्ट शर्तानुसार, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यानी प्रथम शर्तानुसार कहा है उसने कि 2 अंकों से बनने वाली संख्या यानी कि 10y प्लस x, और अंकों को, इसी के अंकों को उलटने से बनी संख्या जो है, ठीक है, तो ये है 10x प्लस y। तो इनका जो योगफल है बच्चों, तो इनको हमने योगफल कर दिया है ना, और बराबर कितना, 66। चलिए अब हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर 10x और 1x ये हो गए, तो कितने हो गए, 11x। इसी प्रकार 10y, y कितना हो जाएगा, 11y बराबर 66। अब बच्चों गौर से देखिए, तो हमें 11 कॉमन मिल जाएगा, तो 10 यहां पर, सॉरी 11 कॉमन मिल जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 66। तो बच्चों x प्लस वाई बराबर 66/11, 11 का भाग 66 में 6 बार जाएगा, तो बच्चों हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 6। समीकरण हमने, चलिए इसको 1 मान लिया, ठीक है। चलिए तो बच्चों अब हम आगे देखेंगे, चलिए तो यहां पर देख लें आगे की जो अगली शर्त है बच्चों, यानी अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, यानी सेकंड शर्त अनुसार देखेंगे। तो उसने ये कहा है, तो उसने कहा संख्या के अंकों का अंतर। तो बच्चों या तो इकाई के अंक से दहाई का अंक या दहाई के अंक से इकाई का अंक। तो चलिए मैं दहाई से घटा के देखता हूं। तो यहां पर y माइनस क्या हो जाएगा x और बराबर कितना दिया है 2। ठीक, मैंने दहाई के अंक से इकाई के अंक को घटा लिया है तो 2 दिया है। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर क्या, सेकंड। चलिए तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 2 को जोड़ने पर, क्योंकि x और y दोनों के गुणांक समान है यहां पर, तो समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्या है, बिल्कुल। तो जोड़ने पर लेंगे तो x धन y बराबर 6 और y माइनस x बराबर 2। तो x से x क्या हो जाएगा खत्म, 2y बराबर कितना आएगा बच्चों 8। तो y का मान बच्चों आएगा 8/2, यानी y का मान 4। तो y बराबर 4 आएगा। अब हम ये y का मान जो 4 आया है, या तो आप पहले में रख दीजिएगा या दूसरे में, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं बच्चों। तो 1 में रखेंगे तो क्या आएगा देखिए, तो 1 में देख लीजिए यहां से x प्लस वाई है ना, तो x प्लस 4 और बराबर हो जाएगा 6। तो x बराबर 6 माइनस 4, यानी x बराबर कितना आएगा 2।
तो जब मैंने यहां दाई से इकाई को घटाया तो इस प्रकार से मान प्राप्त होंगे। ठीक है, x का मान 2 और y का मान 4। तो बच्चों संख्या क्या बनेगी, तो यहाँ जो मूल संख्या है या तो यहाँ या फिर यहाँ मान रखा जाता है। ठीक, तो हालांकि ज्यादातर स्थिति आप देखेंगे कि मूल संख्या में रखेंगे। तो यहां पर क्या बनेगी बच्चों, चलिए इसमें संख्या नहीं पूछी गई है, इसमें संख्या पूछी गई है, सॉरी आंसर नहीं दिया गया संख्या का। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन याद रखिए ये भी मिस्टेक है, केवल उन्होंने एक्स वाई के मान दिए हैं, उन्होंने संख्या बना करके आंसर नहीं दिया है। तो भ्रमित ना होइए, तो ये हो जाएगा अतः संख्या। याद रखिए आपको मूल संख्या में मान रखना हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा संख्या बराबर कितना 10y प्लस x था ना, तो यहां पर हो जाएगा 10 गुणे y का मान है बच्चों 4 और इकाई का अंक है कितना यहाँ पर 2, सॉरी यहाँ पर y का मान है इकाई का अंक। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा और दहाई का अंक कितना है, दहाई का अंक y माना था ना। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही है, सही है। x का मान 2 y का मान 4, कितने हो गए 40 धन 2 कितना 42। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने इकाई का x माना था दहाई का, तो हम यहाँ पर कहेंगे क्या 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का, तो ये है 4 और वो हो जाएगा 2। ठीक है, 42। जल्दी से इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 42, जल्दी से नोट कर सकते हैं। तो बच्चों हमें अथवा में हो या जो भी हो, सभी सवालों को अभी प्रैक्टिस में लेना है, क्योंकि कोई भी सवाल आ सकता है या उसी जैसा कोई भी सवाल दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24वां। तो प्रश्न संख्या 24, तो प्रश्न संख्या 24 में देखिए पहला पार्ट, इसमें भी इसको भी हम अथवा में दिया है, तो पार्ट नंबर 1 कह सकते हैं, फर्स्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है बच्चों, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण। बच्चों यहां जी बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम देखिए यहां पर स्पष्ट है बिल्कुल कि 15 मीटर मंदिर की ऊंचाई और मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण इतना है, कितना है। ठीक, चलिए देख लेते हैं, पहले बनाते हैं, अभी नहीं कह सकते हैं, पहले बना लेते हैं चित्र को, फिर क्लियर हो जाएगा गलत है या सही है। तो यहां पर तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, मंदिर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिए ये मंदिर हो जाएगा। और इस तरफ मान लेते हैं भवन, इस तरफ मान लेंगे क्या भवन। ठीक, ये भवन हो जाएगा। तो 15 मीटर ये मंदिर की क्या हो जाएगी बच्चों, ऊंचाई हो जाएगी। पंद्रह मीटर मंदिर की ऊंचाई हो जाएगी। यस, भवन की ऊंचाई को क्या करना है, सिद्ध करना है। अब क्या कह रहा है वो, तो एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर, ये सड़क हो जाएगी बीचों बीच, मंदिर के शीर्ष से सड़क के शीर्ष का उन्नयन कोण। तो बच्चों इसको थोड़ा हमें डाउन करना पड़ेगा, इसको और लंबा करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन जिस हिसाब से कह रहा बच्चों, इसको थोड़ा और ऊंचाई कर लेते हैं, इसको डाउन कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसको डाउन करना पड़ेगा क्योंकि उन्नयन कोण की बात आ गई है। चलिए इसको इतना कर लेंगे, क्या ये हो जाएगा इतना 15 मीटर। ठीक है, बिगाड़ लीजिएगा, क्योंकि जब तक सवाल पढ़ेंगे नहीं आगे तो कंडीशन पता नहीं चलती कौन ऊंचा है कौन नहीं है। ठीक है, इसलिए सवाल को रीड करना है। तो ये 15 मीटर ये हो जाएगा मंदिर। अब वो क्या कह रहा है, मंदिर के शीर्ष से
सड़क के दूसरी ओर स्थित, तो बच्चों ये बीच में सड़क हो गई, ये क्या है, मंदिर है, इस साइड ये मंदिर है, और इसको हमने चलिए मान लिया PQ, और इस भवन को अपन मान लेंगे क्या, AB, जिसकी ऊंचाई हमने H मान ली है। तो बच्चों मंदिर की ऊंचाई है, तो हमें क्या करना है, हाँ, तो मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर की ऊंचाई से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, इसी वजह से हमने बच्चों उसको इरेज किया था, ठीक है, क्योंकि आगे शर्त उसने क्या कहा कि यहां से जब हमने देखा किसको, भवन को, तो इसका उन्नयन कोण आ रहा है, ठीक, कितना आ रहा है, 30 अंश। और फिर वो कह रहा है तथा भवन के पाद का, तो यहीं से देखना है किसको, भवन के पाद को, यानी नीचे आधार तल को, बिल्कुल जो आधार बिंदु है इसको कहा जाता है पाद बिंदु। तो इसको देखा तो अवनमन कोण कितना बन रहा है बच्चों, तो ये बन रहा है 45 अंश। तो अवनमन कोण इस क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा के बीच बनता है। तो अब एकांतर कोण, क्योंकि ये समांतर होंगी और ये त्रियक रेखा हो जाएगी, ठीक है, त्रियक रेखा, तो ये विपरीत ओर बने अंता कोण है, तो एकांतर कोण बनेंगे। तो एकांतर कोण के हिसाब से ये हो जाएगा आपका कितना, 45 अंश। तो आप जो है इसको लेंगे, इस समकोण त्रिभुज को, तो यहां पर आप देखेंगे ये समकोण हो जाएगा इतना, और यहां से ये समकोण हो जाएगा। अब बच्चों करना क्या है, ये भी ले सकते हैं सॉल्व करने में, याद रखिएगा, या तो ये लीजिए या फिर ये, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये 15 है, तो चलिए ये हो जाएगी यहां पर, चलिए भवन को थोड़ा और लिख लेते हैं यहां पर, और ये 15 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 15 मीटर, ठीक है। तो ये भाग कितना हो जाएगा, तो इसमें चलिए यहां C बिंदु मान लेते हैं बीच में तो पूरी H में से इतना 15 घट जाएगी, क्योंकि आमने सामने की, चित्र के अनुसार देखें, क्योंकि ये आयताकार है चित्र या वर्गाकार भी हो सकता है, तो ऐसे में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, तो इसलिए PQ और BC समान है, तो 15 ये हो गई। तो फिर ये कितनी बची, AC, तो ये बचेगी H, यानी पूरी में से H में से कितना, 15 घटा देंगे बच्चों, तो इतना हो जाएगा यहां पर, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग पहले चित्र को कंप्लीट। अब चूंकि यहां सड़क की कोई चौड़ाई तो दी नहीं है सड़क के, क्योंकि एक तरफ है क्या, सड़क के एक ओर मंदिर खड़ा है और दूसरी तरफ भवन है। चलिए अब सवाल को पुनः देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो इसमें आपको भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब सिद्ध करनी है। ध्यान दीजिए, अब सवाल बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ध्यान दीजिए। तो ये मंदिर है जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है, और कह रहा है कि मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है, और यहीं से शीर्ष से ही भवन के पाद, यानी पाद बिंदु यानी आधार बिंदु का अवनमन कोण, क्योंकि अब वो नीचे देख रहा है, तो ये अवनमन कोण यहां पर पहले लेंगे, इसके एकांतर कोण की दृष्टि से ये समान हो जाएगा, तो ये 45 अंश, ठीक है। अब बाकी का यहाँ AC किस प्रकार निकालना है, तो हमने इसको H मान लिया है, ठीक है। अगर आप 15 ये हो जाएगी तो डेफिनेटली है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, अगर ऐसा नहीं करना है किसी बच्चे को, तो आप यहाँ पर कुछ अलग से मान सकते हैं। तो हम 15 प्लस जैसे X माना या H मान लिया, तो हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, 15 उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने H माना, तो फिर हम घटा देंगे, H में से 15 घटाएंगे, H माइनस 15। सबसे पहले इनको यहीं से समझना है। अब चूंकि यहाँ सड़क की चौड़ाई नहीं, तो चलिए हमने सरलता के लिए यहाँ पर हमने BQ और BQ के स्थान पर यानी सड़क की चौड़ाई को X मीटर मान लिया, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, X मीटर। कितनी हो जाएगी, X मीटर हो जाएगी। चलिए, तो बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्री का जो हाइट एंड डिस्टेंस या त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग वाला चैप्टर है, हम उसको हाइट एंड डिस्टेंस ही कहेंगे, ठीक है, ऊंचाई और दूरी। तो इससे संबंधित क्वेश्चन बिल्कुल पेपर में रखा मिलेगा, इसलिए, और लॉन्ग में आता है 4 या 6 में, तो आप लोगों को बिल्कुल धैर्यता से आराम से करना है। कोई दिक्कत हो, ठीक है, तो उसको कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। चलिए, तो आगे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमने क्या किया, माना भवन की ऊंचाई, तो बच्चों भवन की ऊंचाई यानी कि AB, जो कि हमने चित्र में मान लिया है, चित्र से आप देख सकते हैं AB है ना, तो इसको हमने क्या माना था, H मीटर। अब आप देखेंगे बाकी हमने ये सब मान लिया, चित्र में स्पष्ट है,
कौन क्या कैसे निकला, तो आप यहां पर जो, चूंकि आपको ये मंदिर की ऊंचाई दी गई है लिख सकते हैं, और बल्कि लिखना है मंदिर की ऊंचाई कितनी दी गई है, मंदिर की ऊंचाई है यानी पी क्यू, ये दिया है आपको 15 मीटर। ठीक है, तो चित्र के अनुसार हम कह सकते हैं कि BC बराबर PQ के हो जाएगा जो कि 15 मीटर है, देख सकते हैं ये BC PQ के समान। और तो फिर AC कैसे आया, तो AC बराबर आएगा आपका AB माइनस BC से, अर्थात पूरे AC में से BC घटा देंगे तो ये AC ही आएगा, अर्थात ये हो जाएगा H माइनस कितना बच्चों 15 मीटर, ध्यान रखिएगा। अब हमने ये भी मान लिया सड़क की चौड़ाई, तो पुनः हम लिख सकते हैं कि माना सड़क की चौड़ाई, सड़क की जो चौड़ाई है, सड़क है ना बिल्कुल, तो यहां पर सड़क की चौड़ाई, सड़क की ही चर्चा कर रहा है ना क्वेश्चन में, बिल्कुल सड़क की हमने चौड़ाई, चौड़ाई क्या है BQ, कितना है BQ बराबर है बच्चों कितना x मीटर मान लिया है। ठीक, अब ये चित्र के अनुसार ये भी समान हो जाएगा CP यानी PC भी हो जाएगा, तो इसलिए चित्र के अनुसार PC बराबर BQ और बराबर x मीटर। चलिए बच्चों अब देखते हैं आगे, तो अब हम टेक ऑफ करेंगे त्रिभुजों को। तो बच्चों ये लिखना भी आपको सीखना है, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो जो आपको ज्ञात करना है केवल उसको लिख दिया करें। ठीक है, ध्यान रखें कि जैसे भवन की ऊंचाई निकालना है तो इसको बस लिख दीजिए, बाकी सभी चीजें चित्र में कैलकुलेटेड कर दीजिए, सभी के वैल्यू को ज्ञात कर दीजिएगा। ठीक, बाकी लेकिन इतना ना भूलें कि आप जो है जिस चीज को ज्ञात करना चाहते हैं, है ना, जिसकी ऊंचाई दूरी जो भी चीजें हैं, तो उसको जरूर आपको लिख देना है और सीधा सीधा त्रिभुज ले लीजिए। तो हम त्रिभुज ले रहे हैं, सबसे पहले हम इस त्रिभुज को ले रहे हैं BQP, तो यहां पर लिखेंगे बच्चों समकोण त्रिभुज BQP में। चलिए अब हम जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो लेंगे किसके अनुसार, दो भुजाओं के संबंध के रूप में। ठीक है, जो दो भुजाओं में जैसा संबंध होगा उसी के हिसाब से हम लेंगे। ठीक है, तो यहां पर न्यून कोण जो है वो 45 है, समकोण कभी नहीं लेना है इन सवालों में। ठीक है, समकोण वाले यानी 90 डिग्री नहीं लेते, न्यून कोण यूज करते हैं। तो यहां पर न्यून कोण के हिसाब से ये आपका लंब भुजा हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, क्योंकि समकोण के सामने होती कर्ण। ठीक है, शेष दोनों भुजाएं लंब आधार होती हैं, तो लंब आधार में से ये लंब दी है, आधार x का मान अभी अज्ञात है, तो जिसको हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, तो बच्चों लंब आधार के संबंध में या तो tan ले सकते हैं या cot। अगर आप tan लेंगे तो लंब बटे आधार रखेंगे, अगर cot लेंगे तो आधार बटे लंब हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा, हमने चलिए tan लेते हैं, तो यहां पर tan लेते हैं भाई, तो tan 45 बराबर हो जाएगा लंब यानी कि PQ और आधार हो जाएगा BQ। तो tan 45 का मान सारणी से देख सकते हैं 1 होता है, और PQ का मान यहां से कितना है 15, और बटे BQ का मान है बच्चों x। कैलकुलेट करेंगे कैंची गुणा से, तो x बराबर 15 समीकरण नंबर, चलिए हम 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, अगर मानना है तो। इसके बाद हम पुनः दूसरा समकोण त्रिभुज, पुनः नहीं बल्कि दूसरा त्रिभुज लेंगे, तो अब हम समकोण त्रिभुज लेंगे, अब हम समकोण त्रिभुज लेंगे ACP। तो बच्चों ACP में आप देखेंगे, हाँ जी, तो न्यून कोण के सामने की वजह AC जो हमने ज्ञात कर ली थी, इनकी वैल्यू ज्ञात कर ली थी, तो AC ये लंब हो जाएगी और ये भुजा आधार, कर्ण का कोई इसमें प्रयोग नहीं करना है। तो यहां पर इसमें भी हम tan लेंगे, कोण हो जाएगा 30 डिग्री, तो यहां पर 30 अंश लेंगे, तो यहां पर हो जाएगा आपका AC बटे CP। ठीक है, ध्यान रखिएगा, CP या फिर PC कुछ भी लिख दीजिए, हालांकि CP लिख दिया है, इसी को PC भी लिख सकते हैं। क्रम हमने चूंकि लिख दिया है एक बार, तो वैसी क्रम रखा करें ताकि हमें दिक्कत ना पड़े। तो tan 30 बराबर 1 बटे √3, और AC का मान है बच्चों H माइनस, यहां से देख लीजिएगा H माइनस कितना 15, और PC का मान है बच्चों कितना x। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई से देखते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, यहां पर हो जाएगा बच्चों H √3 का गुणा माइनस 15 √3 और बराबर x
का गुणा 1 से x। तो इस प्रकार हम समीकरण 1 से मान प्रतिस्थापित कर देंगे, रख देंगे। तो यहां पर हो जाएगा 15√3 और बराबर x के स्थान पर यहां पर आ जाएगा 15। यहां पर लिख दीजिए समीकरण नंबर, यहां पर लिख दीजिए समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम अचर संख्या 15√3 को ले जाएंगे उस तरफ, ठीक है, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं अचर अचर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा h√3 बराबर 15 और प्लस 15√3, ठीक है। चलिए इसका आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए तो यहां पर हो जाएगा h√3, बिल्कुल आराम से करना है। और यहां पर हो जाएगा 15 कॉमन, तो बचेगा क्या 1 + √3 बचेगा ना, बिल्कुल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 15 1 + √3 और बटे में बेटा भाग में जाएगा क्या √3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें h का मान निकालना है। तो h को जो है सेव करना है और बाकी सभी जो संख्यात्मक मान है उनको प्रतिस्थापित करना है, पक्षांतर करना है। तो ये बटे में जाएगा भाग में, ठीक। अब हम चूंकि अपरिमेय संख्या है √3 तो इसका परमीकरण कर लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे √3 का ऊपर नीचे यानी अंश और हर में गुणा हो जाएगा। तो अब हम क्या करें, कैलकुलेट करेंगे ना, तो बिल्कुल यहां √3 का इसके अंदर गुणा कर लीजिएगा। तो यहां पर बच्चों हो जाएगा √3 का अंदर करिए तो √3 एकम √3 हो जाएगा और यहां पर √3 3 हो जाएगा बच्चों। और यहां √3 और √3 का गुणा होने पर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 का भाग हम 15 में दे सकते हैं, तो 3 5 15 हो जाएगा। तो यहां पर 5 और यहां पर अब चलिए अब हम जो उसमें सिद्ध करना उसके क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 को पहले वो मांग रहा है और √3 को बाद में। तो बच्चों जब दो पदों के बीच प्लस चिन्ह होता है तो आप कभी भी उसका क्रम पलट करके उसको व्यवस्थित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और अगर माइनस है तो नहीं लिख सकते। कब लिख सकते हैं, जब आप माइनस कॉमन लें। तो प्लस में कभी भी लिख सकते हैं। तो यहां पर आपको इतना ही पूछा गया है, बिल्कुल 5 3 + √3। तो यहां पर जो भवन की, तो बच्चों भवन की जो ऊंचाई है वो हो जाएगी आपकी कितनी, 5 3 + √3 मीटर में। तो ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा बच्चों। तो सभी बच्चे कमेंट में जरूर बताएं समझ में अच्छी से आ गया ना, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर सकते हैं। चलिए बहुत कम बच्चे आते हैं लाइव में लगता है, देखिए। और बिल्कुल जो है अगर ऐसी मेहनत करेंगे तो बिल्कुल जो है सफलता अच्छी से नहीं मिलेगी। चलिए अब आगे का देख लेते हैं, इसका पार्ट जो है सेकंड देखेंगे 24वें क्वेश्चन का जो अथवा में दिया हुआ है। जी हाँ, देखिए इसका 24वें क्वेश्चन का पार्ट सेकंड देखिए जो अथवा में दिया है, ठीक है। अथवा वाला पार्ट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई इतनी है, ठीक है। फिर से एक बार रीड कर लीजिएगा अच्छे से सभी बच्चे। 2 से 3 बार लॉन्ग जो क्वेश्चन है या यूं कह सकते हैं एक विस्तृत क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इनका जो आंसर दिया जाता है वो विस्तृत रूप में एक्सप्लेनेशन में, ठीक है, देना होता है। तो सभी बच्चे कम से कम 2 से 3 बार उसको रीड करेंगे, समझेंगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन को हमें क्लियर करना होता है। चलिए भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण है कितना, 60 अंश। तो यहां पर ये क्लियर हो चुका है कि भवन के शीर्ष से और फिर मीनार के शीर्ष, तो मीनार ऊंची हो जाएगी बच्चों, ये कंफर्म हो चुका है, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं 24 का अथवा वाला पार्ट सेकंड पार्ट। तो मान लिया जाए कि चलिए ये हो गई बच्चों, ये मीनार हो गई, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा। और ये मान लिया जाए कि ये क्या है, एक भवन हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको क्षैतिज आधार को मिला लेते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, जमीन भी कह सकते हैं, भूमि कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इस क्षैतिज रेखा को भी तुरंत ही मिला लिया जाता है, ये लगभग सभी सवालों में होता है। तो बच्चों ये हो जाएगा भवन, और ये हो जाएगी बच्चों क्या, मीनार। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर बच्चों करना क्या है, भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कह रहा है, वो कितना है, कितना है बच्चों, तो कितना है 60 अंश। भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण है 60 अंश। ठीक है, और ये याद रखिए इसको नापना नहीं है, कोई नाप करके नहीं बनाना है। ध्यान रखिए सभी काल्पनिक चीजें हैं, काल्पनिक चित्र बनाने हैं। ठीक है, तो यहां पर ये मान लिया जाए 60 अंश बन गया, ये 60 डिग्री अपन को मानना है। इसके बाद भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। तो बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, जो इसका पार्ट नंबर फर्स्ट था, बिल्कुल उसी की तरह है। तो बच्चों ये दिया है कितना, 45, ये अवनमन कोण है। तो ये यहां पर पहले दर्शाएंगे, एकांतर कोण से यहां भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है, तो बच्चों ये मीनार की ऊंचाई कितनी है, 40 मीटर है। ये पूरे मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। इसके बाद चलिए इसको इरेज कर लीजिएगा। ठीक है, स्पष्ट करना है काम। यहां पर बच्चों ये क्या है, मीनार, यहां पर लिख लीजिएगा। और यहां पर बिल्कुल यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है और भवन की ऊंचाई आपको निकालना है, ठीक है, तो बच्चों ये भवन की ऊंचाई चलिए इस बार मान लेते हैं h मीटर। बस यही इसमें बच्चों अंतर है, उसमें पूरी ऊंचाई को ज्ञात करना था, इसमें इसको। ठीक है, बस यही अंतर है, ध्यान दीजिएगा। तो ये h मीटर है। तो बच्चों चित्र के अनुसार यहां पर एक आयताकार या वर्गाकार जो आकृतियां बनती है उसके अनुसार आमने सामने कीजिए, बराबर हो जाएंगी भुजाएं, और ये भाग हो जाएगा आपका 40 माइनस h। पूरे 40 में से ये h घट जाएगा ना, तो इतना आ जाएगा 40 माइनस h। ध्यान रखिएगा ये। ठीक, चलिए अब हम बिंदु मान लेते हैं। चलिए इसको P है, यहां पर आप चलिए Q मान सकते हैं, और यहां पर आप R मान लीजिएगा। ठीक, PQR कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको चलिए AB। अब यहां क्षैतिज आधार कुछ दिया नहीं है, अर्थात भवन और मीनार की बीच की दूरी कुछ नहीं दी गई है। तो हमें कैलकुलेशन में सरलता के लिए चलिए हमने संकेत x मान लिया। तो ये भी आपका आमने सामने की भुजाएं चूंकि समान होती हैं, तो चित्र के अनुसार ये भी x हो जाएगा। अब चलिए इस बार हम क्या कर लेते हैं, पिछले सवाल से आप थ्योरी को समझ करके लिख सकते हैं। मैं केवल इस बार लिख रहा हूं क्या, ये जो आपको निकालना भवन की ऊंचाई। तो बच्चों भवन की जो ऊंचाई है वो हो जाएगी क्या, AB बराबर हो जाएगा कितना, h मीटर। कितना है बच्चों, h मीटर। ठीक, चलिए इसको लिख लेते हैं इस बार इस सवाल में। और बाकी की जो थ्योरी ये मान सभी निकालना है, जो हमने यहाँ पर चित्र में स्पष्ट किया है, इसको आप जस्ट इसके पिछले सवाल से वहां से आप देखकर समझ सकते हैं और ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, समझ जाइएगा। चलिए अब हम सीधे त्रिभुज को टेक ऑफ करेंगे। तो त्रिभुज ABC और R, इसको क्या दिया हमने बिंदु, चलिए यहां से हटा के यहां लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABR में चलिए, तो यहां पर न्यून कोण के सामने की बजाय ये लंब है, ये आधार, तो tan लगाएंगे। tan 45 बराबर हो जाएगा लंब यानी कि AB, और आधार बच्चों हो जाएगी क्या, BR। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट कोशिश पर नहीं रखना है, क्योंकि विस्तृत उत्तरी जो क्वेश्चन है, अर्थात बड़े अंक के जो क्वेश्चन होते हैं, उसका मतलब ही होता है कि पूरी तरह से अच्छी प्रकार से बिल्कुल सुस्पष्ट, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, विधिवत लगाएं। ठीक, याद रखिएगा, नहीं तो एग्जाम में नंबर कट जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो tan 45 बराबर हो जाएगा h बटे और BR का यहां पर हो जाएगा x। इस प्रकार से हम क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे तो x बराबर बच्चों हो जाएगा h, समीकरण नंबर 1। अब हम बच्चों क्या करेंगे,
अब हम जो है दूसरा त्रिभुज लेंगे ए क्यू पी। तो यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए क्यू पी में क्या लगाएंगे बच्चों, तो इसमें भी ये लंब हो जाएगी, ये आधार, तो tan ही लगा दीजिएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा पी क्यू बटे ए क्यू। अक्सर आपने देखा होगा tan या cot में से ज्यादा जो है सवाल बनते हैं। ठीक है, फिर भी ध्यान रखिएगा। तो यहां पर tan 60 का मान हो जाता है √3 और पी क्यू का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 माइनस कितना हो जाएगा h, बिल्कुल दिया है ये 40 माइनस h जो हमने ज्ञात किया था चित्र के अनुसार, ज्यामिति के अनुसार। और ए क्यू का मान बच्चों हमने क्या x, यहां पर रखेंगे x। अब हम कैची गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो x√3 बराबर हो जाएगा 40 माइनस h। चलिए इसको समीकरण हम मान लेते हैं दूसरा, थोड़ा लिखने के लिए हमें बेस मिल जाता है। नहीं मानना है जिसको, तो आप यहां पर डायरेक्ट भी मान रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने माना है तो थोड़ा लिखित ये हो जाएगा कि समीकरण नंबर 1 से किसका मान बच्चों, समीकरण 1 से x बराबर h, कहां पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। अगर कोई बच्चा समीकरण मानता है तो इस प्रकार, अदरवाइज आप यहां पर x के स्थान पर डायरेक्ट भी h रख के और लिख देते समीकरण 1 से, जैसा कि पिछले सवाल से समझ सकते। तो हमें हर तरीके का जो है सीखना है, ध्यान रखिएगा। तो x के स्थान पर बच्चों h हो जाएगा यहां पर, तो h√3 बराबर हो जाएगा 40 माइनस h। ठीक है, अब हम h का पक्षांतर कर लेंगे, तो h√3 प्लस h बराबर क्या हो जाएगा √3। ठीक है, याद रखिए। तो अब हम क्या करेंगे, h को कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर √3, यहां पर बच्चों थोड़ा सा, हाँ चलिए, तो यहां पर 40 है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ध्यान दीजिएगा। h√3 प्लस h बराबर 40 है। ठीक, तो यहां पर h कॉमन लेंगे, तो √3 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 40। तो यहां पर h बराबर 40 बटे √3 प्लस 1। अब हम क्या करेंगे बच्चों, चूंकि नीचे अपर में है तो हर का परमेकरण करने के लिए हम, चूंकि दो पद हैं इसमें, तो यहां पर चिन्ह विपरीत लेकर के गुणा करेंगे आंसर में, तो माइनस लेकर के गुणा कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसका शेष हल यहां पर देख लेते हैं। चलिए, तो यहां पर बच्चों आएगा, तो h बराबर 40 कोष्टक में √3 माइनस 1 और बटे में क्या है बच्चों, तो यहां पर एक फॉर्मूला बन जाएगा, a मान लीजिए इसको, b इसको मान लो, a प्लस बी a माइनस बी, तो बनेगा ये इस प्रकार। दो पदों को लेकर जब भी हर का परमीकरण करते हैं तो ये सब में विशेषता देखी जाती है कि यहाँ पर a² माइनस b² का ही फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पर √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो बच्चों आगे क्या आएगा देखेंगे, तो 40 √3 माइनस 1 बटे यहाँ 3 माइनस 1, तो h बराबर 40 √3 माइनस 1 और बटे में जाएगा 2 से हम भाग देंगे 40 में 20, तो h का मान आ जाएगा बच्चों 20 कोष्टक में √3 माइनस 1। देख लेते हैं, यही सिद्ध करना है ना, बिल्कुल बच्चों यही लाना है। तो हम इसको अब लिख लेंगे, लास्ट में लिख देंगे बच्चों क्या, कि अतः किसकी ऊंचाई निकालनी है, भवन की, तो यहां लिख देंगे भवन की ऊंचाई। तो बच्चों ये हो जाएगी 20 कोष्टक में √3 माइनस 1 मीटर, ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, 25वां क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं। एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान, एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब इसका यह है कि जो शंकु है वो अर्धगोले पर अध्यारोपित है, अर्थात रखा हुआ है,
और ये भी निश्चित है कि उन समान आधार त्रिज्या के, मतलब यहां शंकु की जो त्रिज्या है और अर्धगोले की त्रिज्या बच्चों दोनों क्या हैं, समान हैं। ठीक है, फिर आगे कह रहा है यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों करना क्या है, तो बच्चों यहां पर हमें शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहां पर कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है, ध्यान रखिए। चलिए तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 25 में का हल देखेंगे। 25वां क्वेश्चन है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पार्ट फर्स्ट है क्योंकि इसमें 2 पार्ट में ये दिया है, तो देखेंगे बच्चों। तो एक शंकु है जो अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको समझेंगे। तो बच्चों चित्र भी बिल्कुल स्पष्ट करना है, बहुत अच्छे से उसको बनाना। ठीक है, ये बच्चों क्या है, शंकु है, ये शंकु और ये क्या हो जाएगा, अर्धगोला हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये इसमें कहा है। तो यहां पर समझने के लिए चित्र बना लेंगे सभी बच्चे, ध्यान रखेंगे। तो ये अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी, उसकी ऊंचाई के बराबर होती है ये भी। तो चलिए इसको हमने मान लिया r त्रिज्या को, और इसकी ऊंचाई बच्चों कितनी हो जाएगी, h, ये ऊर्ध्व ऊंचाई होती है। ठीक है, और तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी बच्चों ये वाली, ये होती है l। चलिए इस तरफ लिख लेते हैं, ये तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों करना क्या है कि ये जो शंकु है ये अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो यहां पर वो कह रहा है, तो यहां पर कह रहा है क्वेश्चन, चलिए इसको बिगाड़ लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो। तो बच्चों हमें पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन है उसमें दिया है, शर्त दी गई है, पहले उसको रीड करना है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर चलिए, तो थोड़ा मैंने चित्र छोटा बनाया है, जूम करके इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो शंकु का, तो दोनों का वक्र पृष्ठ यहां पर समान का है, तो हमें दोनों के पहले वक्र पृष्ठ को एक बार चाहे लिखित या मौखिक रीड करना है, लिखित करना है तो आप कहीं भी लिख लें, ताकि हमें यह पता चल जाए कि उसमें किस किस के मान की जरूरत है। तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर तो आर भर लगेगा, लेकिन इसके लिए एल भी। तो बच्चों हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है कि चूंकि, तो हमें एल का मान निकालना पड़ेगा एच आर के पद में, क्योंकि त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है बच्चों। तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि शंकु की, तो ये इसका सॉल्यूशन है बच्चों, तो शंकु की जो त्रिज्या है बराबर है अर्धगोले की त्रिज्या के। तो यहां पर लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, आर, हाँ, तथा शंकु की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई है, चलिए इसको हटा लीजिए, शंकु की ऊंचाई है कितनी, शंकु की ऊंचाई बराबर h। ठीक है, ये सब संकेत मान्य हैं। अब लिखेंगे तथा, तो ये बच्चों यहां पर ध्यान देना है, संकेत इसमें कहीं दिए नहीं, सब कुछ आपने क्या किया है, मान लिया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना, माना है, शंकु की ऊंचाई को क्या मानना है, h। और तीसरा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक या तिरछी भी कह सकते हैं, तिर्यक ऊंचाई ये क्या है, चलिए इसको एल मान लिया। ये सभी संकेत आपको मानना है। ठीक है, जो कि लिए भी जाते हैं फॉर्मूला में, ध्यान रखेंगे। तो हमें चूंकि वक्र पृष्ठ में एल की आवश्यकता है, तो एल बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं, चलिए इसको एक समीकरण मान लेते हैं। ठीक, अब हमें क्या दिया गया है, तो हम लिखेंगे यहां प्रश्न के अनुसार क्या लिख देंगे बच्चों। तो पहले उसने क्या कहा है, बिल्कुल,
तो यहां पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तो लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो बच्चों यहां पर क्या करेंगे, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है क्या, 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर, और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। ठीक है, तो थोड़ा सा हम सरल कर लेंगे, पाई पाई समान है, दोनों तरफ कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां पर 2 आर स्क्वायर बराबर बचेगा आर एल। तो हम क्या करेंगे, यहां भी थोड़ा सा और अभी सरल करेंगे। ठीक है, तो यहां से 2 गुणे आर लिख लेंगे। ठीक, और बराबर कितना है, आर एल। तो एक आर यहां से भी कैंसिल कर देंगे, तो 2 आर बराबर यहां पर बच्चों एल के स्थान पर रख दीजिएगा समीकरण 1 से, क्या एल के स्थान पर हो जाएगा √h² प्लस आर स्क्वायर। यहां पर रीजन दर्शा दीजिए, समीकरण कहां से आपने मान रखा, तो समीकरण नंबर 1 से रखा है। ठीक है, तो अब हम चूंकि रूट के बाहर तभी संख्याओं को ला सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, आगे हल को बढ़ा सकते हैं जब ये रूट खत्म हो। और ऐसा करने के लिए हम बच्चों क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे, वर्ग ही तो करेंगे ना। वर्ग करने पर, क्योंकि वर्गमूल को खत्म करने के लिए वर्ग करना होता है, तो यहां पर हो जाएगा बच्चों 2r का होल स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा बच्चों h² प्लस r² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो इसका वर्ग खोल लेंगे यहां पर, तो 2 दूनी 4 r² हो जाएगा, और यहां से बचेगा, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल फिनिश हो जाएगा, h² प्लस r²। अब हम r वाले स्टेप्स को एक पक्ष में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और बराबर h², यहां पर 3r² बराबर h²। बोलिए, तो अब हमें क्या करना है, पहले त्रिज्या वो कह रहा है, क्वेश्चन को देखकर कार्य करिएगा। तो यहां पर शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई, तो ये शंकु की त्रिज्या हालांकि गोले की अर्धगोले की भी है, लेकिन हमें जो कहे उससे एक मतलब है, तो r² बटे फिर ऊंचाई बाद में कह रहा है, क्रम से काम करना है, त्रिज्या पहले है और ऊंचाई बाद में है क्रम के अनुसार। तो हम त्रिज्या को ऊपर रखेंगे और ऊंचाई को नीचे बटे में लाएंगे, इस प्रकार से ये भी। तो जब h² यहां जाएगा तो यहां 1 बचेगा, और 3 इधर जाएगा तो ये बटे में चला जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, r बटे h, इसको या के पद में होल वर्ग में भी लिख सकते क्योंकि समान घाते हैं, तो हम r बटे h की पावर बिल्कुल 2 लगा लेंगे, इकट्ठी लगा लेंगे घात। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां से जब वर्ग हटाएंगे तो दोनों पक्षों का अगर हम वर्गमूल लें तो ये इससे वर्ग हट जाएगा और यहां पर लग जाएगा बच्चों वर्गमूल। अब देखिए एक यहां पर देखिएगा, एक जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए यहां पर चलिए यहां पर देख लेते हैं, एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो r बटे h बराबर यहां 1 हो जाएगा, और रूट यानी 3 यहां पर √3 हो जाएगा, क्योंकि 3 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ये वर्गमूल से बाहर नहीं आएगी, इस पर रूट लगा रहेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं r/h बराबर हो जाएगा 1/√3। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 1/√3 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों इसका अथवा यानी सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 25 में का और इस सेट नंबर 3 का बिल्कुल लास्ट ये क्वेश्चन चल रहा है, और इसका सेकंड पार्ट भी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश कोण अंतरित करता है। ठीक, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। चलिए इसको चित्र से स्पष्टतः समझ लेते हैं। जैसे बच्चों ये है वृत्त, ठीक है, एग्जाम में अगर आप चित्र भी बना देंगे तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर 21 सेमी त्रिज्या, चलिए हमने मान लिया कि ये वृत्त का केंद्र है, और ये जो है ये 60 अंश का मान लिया जाए, हालांकि अभी ज्यादा है थोड़ा,
अनुमानित कर लेना है कार्य। तो ये हमने मान लिया कि ये 60 अंश का कोण है, वृत्त का केंद्र O, ये A, ये B। तो ये जो चाप आप देख रहे हैं, ये जो चाप AB है, इसके द्वारा ये केंद्र पर कोण है क्या, AOB यानी 60 अंश। ठीक है, तो हम इसको थीटा मानते हैं बच्चों। ठीक है, केंद्र पर अंतरित कोण यानी केंद्र कोण कहते हैं। तो ये थीटा बराबर बच्चों हो जाएगा 60। और चूंकि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो यहां पर चूंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या क्या होती, समान। तो सबसे पहले बच्चों हमें यह भी आना चाहिए कि हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है। तो यहां पर त्रिज्यखंड के विषय में चर्चा है। तो ये वृत्त का वो हिस्सा होता है जो त्रिज्या और किसी चाप से घिरा होता है, यानी वृत्त के अंतर्गत त्रिज्याओं और चाप से घिरे हुए क्षेत्रफल या भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं। तो बच्चों ये त्रिज्यखंड है, ये लघु में हो जाएगा और ये दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर त्रिज्यखंड का जो है सूत्र, आपको त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र आपको है ना ज्ञात होना चाहिए। तो R बराबर पहले लिख लेते हैं 21 सेंटीमीटर। तो यहां पर चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो आप लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा का मान कितना लेंगे, 60 बटे यहां हो जाएगा 360। पाई के पद में देखते हैं कि यहां पर चूंकि R 21 ऐसा मान है जो कि 22/7 जो हम रखेंगे तो उसमें 21 कैंसिल होगा, तो यहाँ 21 का वर्ग हो जाएगा। तो 60 से 60 एकम 60 और 60 गुणे 6 होता है 360, तो 60 का भाग 6 बार चला जाएगा। और यहां से थोड़ा और सरल करते हैं, 2 तिया 6, 2 से यहाँ 11। चलिए सरल भी करते चलना है बच्चों। तो 11 यहां से बचेगा और यहां से 3 गुणे 7। तो बच्चों हम अगर हम 21 का वर्ग कर लें या फिर इसको 2 बार लिखें, एक ही घटना है, एक ही बात है। ठीक है, तो 3 और 7 21 होता है बच्चों, 21 को काट देंगे तो बचा क्या, चलिए यहीं देख लेते हैं 11 गुणे 21। तो 11 गुणे 21 कैसे करेंगे, 21 को बैक करके रख दीजिए अंक। तो 1 3 कितना, यहाँ 2 कितना आएगा बच्चों, 231। कितना आएगा, 231 देख लेंगे, बिल्कुल 231 सेमी स्क्वायर यानी वर्ग सेमी भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा इसका आंसर। तो जल्दी से बताएं सवाल कैसा, ये समझ में आया, कमेंट करिए। और बच्चों चूंकि ये सेट नंबर 3 गणित का सेट नंबर 3 2024 का, ठीक है, पूरा समाप्त होता है यहां से। तो इस प्रकार से ये पूरा सेट है सभी बच्चों को। ठीक है, और याद रखिए अगले वीडियो से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे। ठीक है, बहुत कम बच्चे जुड़ रहे हैं, बहुत कम इंटरेस्ट। अगर ऐसा हाल रहा तो निश्चित तौर पर देखिए बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी एग्जाम में। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, है ना। चैनल जिनने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, और यहां पर ध्यान रखना कमेंट में जरूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा, सवाल कैसे समझ में आए। ठीक है, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ठीक है, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें या हम यहां पर जो डालें तो वो आप तक नोटिफिकेशन जो है वो जल्द से जल्द तुरंत बल्कि पहुंच जाए। ठीक है, इसके लिए और सभी बच्चों को गुड नाइट। ठीक है, इसके लिए और सभी बच्चों को गुड नाइट। ठीक है, जय हिंद जय भारत।